हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए कैश बजट। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट बजट्स को पढ़ा था, लेकिन आज हम कैश बजट को ले रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वो कैश बजट है, आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ना बनता हो, सभी लोग बनाते हैं। इवन आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बनाते होंगे कि भाई आपको जो फैमिली से मनी मिल रही है उसको प्लान नहीं कर रहे हैं कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा आएगा हमारे पास। तो ये कैश बजट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कंपनी है, कोई भी हो, मैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हमारा बिजनेस नहीं है तब भी हम कहेंगे कि नॉर्मल जनरल पर्सन भी अपने लिए कैश बजट को प्रिपेयर करता है। वो बात अलग है भाई, जो लोग ज्यादा सिस्टम को ध्यान नहीं देखते हैं, रिटर्न में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऑरली माइंड में जरूर रखते हैं कि भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा हम देंगे, इतने पैसे की शॉर्टेज आएगी। और जो लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें परेशानी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। अचानक पैसे की आवश्यकता होती है और तब पैसा हमें मिलता नहीं है, तब हम मांगते रहते हैं दुनिया से, है ना। और लोग फायदा उठाते हैं। भाई दुनिया तो यही है ना, फायदा उठाने वाली। तो ध्यान देना होता है हर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने लिए प्रॉपर कैश बजट बनाए, सो दैट कि नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। मानते हैं ना कि अगर आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, पूछना अपने पेरेंट्स से कि भाई कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए तो पैसा नहीं मिलेगा। हमारे जो जानकार लोग हैं वो भी हमें पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें इमरजेंसी है। जो हमें हमेशा पैसे दे देता है, अगर हमने उससे ये शो ऑफ कर दिया कि इमरजेंसी है, आज ही पैसा चाहिए, तो उसके पास होने के बाद भी वो क्या कहेगा, यार था तो सही, अभी दिया है मैंने थोड़ी देर पहले ही, तू मुझे बता देता पहले ही। अरे दिया नहीं, उसकी तिजोरी में है, लेकिन वो चाहता है कि उस पर उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिले। इंटरेस्ट मिलेगा ही क्योंकि आपकी एकदम अचानक नीड क्रिएट हुई है, और अचानक जब नीड क्रिएट होती है तो उसकी अपनी वॉलेट में पैसा होने के बावजूद भी वो उस पैसे को किसी और के थ्रू आपको दिलवाएगा, और हाई इंटरेस्ट रेट पर। यही कंसेप्ट है, यही बिजनेस है। तो ये आपको ध्यान देना है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कैश बजट। अगर हम परफेक्ट कैश बजट बनाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि इस बजट को प्रॉपरली बनाएं। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन लॉजिक्स बहुत कंपलसरी है इसमें पढ़ने, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, पास्ट के लिए नहीं बना रहे कि पास्ट में क्या क्या हुआ वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं, आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। यानी कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी, कहां से कौन कौन सा पैसा आएगा, किस किस को पेमेंट करना है, हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, किस किस को इंटरेस्ट पे करना है, कहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फोकस इस बात पे करना है हमें कि केवल मनी का रिसीप्ट और मनी का पेमेंट। वैसे हमारे यहां कैश बजट बनाने के तीन मेथड। एक तो है रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा एडजस्टेड पीएल मेथड, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और एक तीसरा है बैलेंस शीट मेथड। उसका भी मैं न्यूमेरिकल आपको एक बार जरूर कराऊंगा, बाकी मेथड से भी। लेकिन कैश बजट में जो रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको जिस पर्टिकुलर टाइम का बजट बनाने के लिए कहा जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कितना पैसा आएगा, रिसीप्ट आपकी टोटल कितनी होंगी, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके टोटल पेमेंट्स कितने होंगे, ये आपको फोकस करना है। अब ये मुझे कोई इशू नहीं है कि वो पैसा कहां से आ रहा है, बस आना चाहिए। चोरी करके लाइए, मुझे इससे इशू नहीं है। हम कैश बजट बना रहे हैं, मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो, बस पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ये चीज आपको फोकस करनी है। आइडिया भी है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसा कहां से आता है, जर्नली सेल्स करके, क्या सेल्स करके जो उधार बेचा है उसका कलेक्शन हो जाएगा। भाई कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल जाएगा आपको। कोई आप अपनी असेट्स को सेल कर रहे हैं तो वहां से पैसा आ जाएगा। बहुत सारे सोर्सेज आने के नहीं होते हैं, आने के लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन जाने के एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट टाइप के। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं इंटरेस्ट पे करना है, कहीं डिविडेंड पे करना है, मटेरियल परचेज करना है, सप्लायर्स का पेमेंट करना है, लॉट ऑफ पेमेंट्स। तो यहां पर मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल ला रहा हूं, और इस न्यूमेरिकल से देखिए, ये न्यूमेरिकल मैंने बहुत सिंपल नहीं लिया है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल लिया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को यदि आप समझ गए तो इसका मतलब है कि कैश बजट आपकी पॉकेट में आ गया।
और इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का, 20 नंबर का, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके से ये आता है, बहुत अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूं और समझाता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे सामने, वो मुझसे कह रहा है चमन कंपनी लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ, 3 महीने का बजट बनवा रहा है, 3 का भी बनवा सकता है, 1 महीने का भी बनवा सकता है, 4 महीने का, 6 महीने का, जैसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है वो 3 मंथ का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो 3 मंथ का बजट बना रहे हैं जो कि दिसंबर में समाप्त हो। अब आप समझिए, दिसंबर में एंड होना चाहिए, तो दिसंबर में एंड होगा तो 1 महीना दिसंबर का ही हो गया, दिसंबर से पहले नवंबर हो गया, नवंबर से पहले अक्टूबर। यानी कि हमें जो बजट बनाना है वो 3 मंथ का बनाना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो देख लीजिए परफॉर्मे को थोड़ा मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देख लिए, स्टार्ट समझ में आ गया होगा। जितने मंथ का बजट बना रहे हैं उतने कॉलम्स मुझे बनाने हैं। सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जब इस मंथ को स्टार्ट कर रहा हूं, कौन से मंथ को स्टार्ट कर रहा हूं, अक्टूबर को, तो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा होगा, मेरी वॉलेट में, मेरी बैंक में कुछ पैसा है। तो कितना भी पैसा है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता जाता हूं और सब चीजें आपके सामने लेकर आता हूं। या सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं, केवल इसका मिलेगा अक्टूबर का, नवंबर और दिसंबर का तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो केवल एक। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ें तो क्वेश्चन में कहां ये मेंशन किया गया है। देखिए पहले तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन देखते हैं। मंथ दिए हुए हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक की डिटेल दी हुई है। इसमें मुझे सेल्स दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है और ओवरहेड दिया हुआ है। नीचे क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं सेल्स की। 10% सेल्स तो है कैश, ध्यान से देखना, 10% है कैश। जितना माल बेचोगे, जितना गुड्स आप बेचोगे उसका 10% आपको तुरंत मिल जाएगा। माल बेच रहे हैं 10% तो ऐसे कस्टमर है जो तुरंत मिलते हैं। बाकी बचा हुआ 90% उसके लिए वो कह रहा है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो बचा 90%, 10% तो कैश सेल हो गई, जो बचा 90% उसका आधा कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, और बैलेंस उससे भी अगले महीने, फॉलोइंग यानी उससे भी अगले महीने, यानी 50% यानी 10% तो कैश, जो बचा मेरे पास 90%, इसका 50% अगले महीने और 50% उससे भी अगले महीने। सही है, ध्यान से देख लीजिए, जितना बेचता हूं 10% अभी मिल जाएगा, जो बचा उसका 50% अगले महीने मिलेगा और 50% उससे अगले महीने मिलेगा। क्लियर हो गया? 3 पार्ट में बांट लिया हमने क्वेश्चन को, इस तरीके से समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स, जो माल हम खरीद रहे हैं, बेचने का सिचुएशन क्लियर है कि जितना भी गुड्स आप बेचेंगे 10% आपको तुरंत मिलेगा। बचा हुआ 90% आपको, 90% जो बचा है उसका आधा, 90 का आधा अगले महीने मिलेगा, और जो बचा हुआ आधा है वो उससे भी अगले महीने बिकेगा। मान लो जनवरी में माल बेचा 1 लाख रुपए का, तो 10,000 तो जनवरी में मिल जाएंगे, बच्चे 90,000, 90,000 का आधा 45,000 फरवरी में और 45,000 रुपए मार्च में। तो जो पैसा जिस महीने मिलेगा आपको उसी महीने में लिखना है, ये कैश बजट है। ये नहीं कि जनवरी में बेचा हो, नहीं, जनवरी में तो 10% मिले 10,000, फरवरी में कितने मिले, बचे 90,000 का आधा 45,000, फिर फरवरी में कितना, मार्च में कितना मिला बचा हुआ, यानी कि 45,000। तो इस तरीके से पैसे का कलेक्शन करना। अगर आपके माइंड में आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टेक्निकल यही होता है, सेल्स वाला। अब है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमें देते हैं 2 महीने का उधार, देख लीजिए, क्रेडिटर मटेरियल फॉर 2 मंथ, क्रेडिटर्स हमें 2 महीने का उधार देंगे, यानी क्रेडिटर से जो भी आप गुड्स खरीदोगे उसके पैसे आप 2 महीने बाद दोगे। यानी जनवरी में अगर आपने गुड्स खरीदा है तो ना तो जनवरी में आपको पैसे देने हैं, ना आपको फरवरी में देने हैं, पेमेंट करना है मार्च में, पेमेंट करना है मार्च में। इसके बाद वेजेस 1/5, वेजेस में लिखा हुआ है, खतरनाक पॉइंट्स लिए मैंने सारे, हर पॉइंट्स को कवर किया है। अब ये एक एक क्वेश्चन में एक एक पॉइंट होते, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, तो हम सारे पॉइंट समझ लेंगे धीरे धीरे करके। वेजेस 1/5, 1/5 का मतलब होता है जितनी वेजेस मेरी होगी उसका 1/5 मैं अगले महीने दूंगा।
और 4/5 इसी महीने। 1/5 समझते हैं ना, 1/5 तो नेक्स्ट मंथ हो गया और बाकी इसी महीने। जैसे इन्होंने कहा ओवरहेड हाफ मंथ, जो ओवरहेड्स हैं उनका आधा महीना है, यानी आधा अभी दूंगा और आधा उधार, यानी जो वो डिटेल दे रहा है वो अगले महीने देना है मुझे। जैसे उन्होंने कहा 1/5 तो 1/5 अगले महीने दूंगा, बचा हुआ अभी दूंगा। ओवरहेड कहा इन्होंने आधा महीना, तो आधा तो अगले महीने दूंगा, बचा हुआ अभी दूंगा। अब कैश बैलेंस है मेरे पास 8,000 रुपए, सी पॉइंट दिया हुआ है। कैश बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2005 इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,000। 8,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दिया हुआ है। इसको सबसे पहले मुझे लिखना है 8,000 रुपए। और अब क्या क्या दिया हुआ है वो मैं क्वेश्चन के अंदर पढ़ता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझ लीजिए। हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। एक तो रिसीप्ट यानी पैसा आया, ये पढ़े ना रिसीप्ट, जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसको मैं एक साथ लूंगा, चाहे वो अक्टूबर में आ रहा है तो अक्टूबर के मंथ में, नवंबर में आ रहा है तो नवंबर के मंथ में, दिसंबर में आ रहा है तो दिसंबर के मंथ में। 3 महीने का बनाना है। फिर जो पैसा इकट्ठा होगा उसका टोटल रिसीप्ट, कितना कितना पैसा मुझ पे अक्टूबर में आया, कितना पैसा नवंबर में आया, कितना पैसा दिसंबर में आया। इसके बाद जो जो मैंने पेमेंट किया है, चाहे वो मटेरियल का किया है, वेजिस का, ओवरहेड का, किसी भी चीज का, डजंट मैटर। मैं एक परफॉर्मा लिखता, फिर उसको दूसरा क्वेश्चन करता, बहुत लंबा समय लगता, 2 वीडियोस में जाना पड़ता। सिंगल वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन टॉपिक एक एक समझ में आ जाए, यानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऐसी कैपेसिटी क्रिएट हो। सारे पेमेंट, वो पेमेंट कैसा भी क्यों ना हो, मुझे ये नहीं देखना कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, बस मेरी पॉकेट से पैसा जा रहा है। यदि अक्टूबर में जा रहा है तो इस महीने, नवंबर में जा रहा है तो इस महीने, और दिसंबर में जा रहा है तो इस महीने। फिर टोटल पेमेंट्स, रिसीप्ट में से पेमेंट को घटाऊंगा तो मेरा आएगा बैलेंस। क्या आएगा? बैलेंस। और यही बैलेंस मुझे नेक्स्ट मंथ लिखना होता है। आप समझ लीजिए, टोटल पैसा इतना आया, टोटल पैसा इतना गया, ये पैसा आया 28,750, गया 21,360, डिफरेंस 7,390 रुपए। और यही पैसा ओपनिंग में नेक्स्ट मंथ में होगा 7,390 रुपए, क्योंकि जो पैसा अक्टूबर में बचा वो मेरे पास नवंबर में होगा। और फिर नवंबर का टोटल लूंगा, रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट हो गई, इतना पहले था, इतना रिसीप्ट हो गया। फिर ये सारा पेमेंट लूंगा, रिसीप्ट में से पेमेंट को माइनस करूंगा और मेरे पास आ जाएगा बैलेंस, यानी कितना पैसा बचा। तो जो पैसा बचा फिर ये नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, इसका टोटल लूंगा रिसीप्ट, इसका पेमेंट लूंगा और फिर डिफरेंस करूंगा कितना पैसा बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लगातार आपको समझना है रिसीप्ट और पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब एक एक पॉइंट करके जो जो पॉइंट मुझे मिलता जाएगा मैं उसे लिखता जाऊंगा, सो दैट कि उसमें कहीं कोई समस्या बचे ना, क्योंकि इतनी देर तक क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। हमने लिख लिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, रिसीप्ट लिख लिया। अब जैसे जैसे अमाउंट मिलती जाएगी हम उसे समझते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बी पॉइंट कवर नहीं किया है, सी से हम सारे पॉइंट्स डाल देते हैं, फिर ए और बी पॉइंट को डालेंगे। सी पॉइंट में बैलेंस था, उसके बाद वो कह रहा है डी पॉइंट में ए मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड, एक मशीन लगाएंगे, मशीन खरीदेंगे अगस्त 2005 में। ठीक है, अगस्त में खरीद लीजिए। एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख की मशीन हम खरीदेंगे अगस्त में। खरीदने का मतलब पेमेंट है, लेकिन पेमेंट में वो डिटेल दे रहा है नीचे। वो कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है 5-5 हजार रुपए की, 1 लाख रुपए नहीं देने हैं। और देने भी है तो देते भी तो अगस्त में होते। मेरा क्वेश्चन अक्टूबर का है तो मैं तो अक्टूबर से मतलब रखता हूं कि अक्टूबर में कोई पेमेंट है, तो देखते हैं। तो नीचे कह रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 इज पेबल फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड, यानी अक्टूबर से इसकी किस्त स्टार्ट होंगी और 5,000 रुपए हर महीने देने हैं आपको। तो आ गया ना मेरे लिए पेमेंट, यानी अक्टूबर में भी पेमेंट करना है, नवंबर में भी पेमेंट करना है, दिसंबर में भी पेमेंट करना है। तो आ जाइए पेमेंट साइड में, ये रहा मशीनरी, मशीनरी की इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट 5-5 हजार रुपए। समझ में आ गया कंसेप्ट? 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी, इस तरीके से पेमेंट दिखाना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, वो मुझसे कहता है नेक्स्ट में डिविडेंड, ई पॉइंट में डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख विल बी पेड ऑन 1 दिसंबर 2005, यानी दिसंबर में मुझे डिविडेंड पे करना है। तो पे करना है तो पेमेंट साइड ये रही, कितना पेमेंट करना है? 3 लाख रुपए की कैपिटल पर 10%, तो 3 लाख रुपए का 10% कितना हुआ?
30,000 रुपए मुझे पेमेंट करनी है। कब करनी है? दिसंबर में। तो दिसंबर में आ जाइए, डिविडेंड पेड 30,000 रुपए। देख सकते हैं डिविडेंड पेड, अभी लिख सकते हैं आप इसको, डिविडेंड पेड कब करेंगे आप? दिसंबर में। आपके पास से पैसा जाएगा दिसंबर में। नेक्स्ट में वो कह रहा है एडवांस टू बी रिसीव्ड, पैसा मिलेगा। रिसीव्ड की बात कही इन्होंने, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। आप अपना कोई व्हीकल बेचने वाले हैं, तो जो बेचने वाले हैं वो जब बिकेगा तब बिकेगा, लेकिन मुझे एडवांस में पैसा मिलने वाला है दिसंबर में 20,000 रुपए। तो पैसा आ गया, इनफ्लो देखना है, पेमेंट कर नहीं रहा हूं। क्या कह रहा है? एडवांस टू बी रिसीव्ड मिलेगा। तो आ जाइए रिसीव्ड साइड में, एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल 20,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। किस नाम से? भाई अपने व्हीकल बेचने वाले हैं उसका एडवांस। मुझे इस बात से कहीं कोई मतलब नहीं कहां से आ रहा है, बस पैसा आना चाहिए और किस मंथ में आ रहा है उस मंथ में जाके लिखना है। तो एक तो मैंने रिसीप्ट लिख दिया, एडवांस सेल ऑफ व्हीकल, एक पॉइंट मैंने यहां लिखा था डिविडेंड पेड वाला, और एक लिखा था मशीनरी वाला। तो 2 पॉइंट हमारे पास ये हो गए। आप इधर से निशान लगाते चले जाएं तो भी ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हो गए, 1 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जी पॉइंट है और फिर स्टार्टिंग से क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिसमें ज्यादा पॉइंट्स होंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हुए, टेक्निकल तो हो सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह के सभी पॉइंट पढ़ने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन पूरी तरह से कोई भी हो सब समझ में आएंगे। ये नहीं कि एक कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन पर फोकस करते चले जाइए। अब इन्होंने कहा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मिलने वाला तो है नहीं, पेमेंट ही करेंगे गवर्नमेंट को, है ना। और कभी रिसीव्ड हो रहा है तो ऊपर लिखेंगे, मान लो रिफंड हो रहा हो तो इनकम टैक्स एडवांस देना है आपको, इज टू बी पेड इन दिसंबर। 5,000 रुपए का इनकम टैक्स दिसंबर में देना है। 5,000 रुपए का इनकम टैक्स दिसंबर में देना है। कब देना है आपको? दिसंबर में इनकम टैक्स आपको पे करना है 5,000 रुपए का पेमेंट। तो अब ध्यान दीजिए, नीचे 4 पॉइंट थे जिसमें 3 पेमेंट थी, 1 रिसिप्ट थी। ये पॉइंट्स आपको बार बार पढ़ना है, समझना है कि ये पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन इतना टिपिकल वाले पॉइंट नहीं थे, ये नॉर्मल पॉइंट थे। अब हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे और सबसे टिपिकल पॉइंट जो सेल्स है उसको सबसे लास्ट में कराऊंगा, सबसे टेक्निकल है, इस पर फोकस करते चलना है। पहले नॉर्मल पॉइंट समझ लीजिए। तो नॉर्मल पॉइंट में, बी पॉइंट में इन्होंने क्या क्या कहा है उसे देख लीजिए। पहले क्रेडिटर 2 मंथ, क्रेडिटर 2 मंथ, 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो आप समझिए मुझे अक्टूबर का पेमेंट निकालना है, नवंबर का पेमेंट निकालना है, दिसंबर का पेमेंट निकालना है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी माल खरीदूंगा, जब भी गुड्स परचेज करूंगा, उसके 2 महीने बाद दूंगा, आज थोड़ी दूंगा, 2 महीने बाद। तो आप देखिए कि अक्टूबर में मैं किस चीज का पेमेंट करूंगा, तो 2 महीने पहले आ जाइए। अक्टूबर से पहले भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यदि अगस्त में बेचूंगा मतलब खरीदूंगा तो कब पेमेंट करूंगा? अक्टूबर में। 2 महीने पहले। वो कहेगा 2 महीने बाद, तो मुझे आना है 2 महीने पहले। वो कहेगा 1 महीने बाद, तो मुझे आना है 1 महीने पहले। क्योंकि जो भी गुड्स आप अगस्त में खरीद रहे होंगे उसका पेमेंट ही तो अक्टूबर में कर रहे होंगे। तो आ जाइए बिल्कुल सीधा सीधा, केवल एक पर फोकस करना है, उसके बाद तो सब नेक्स्ट लेते चले जाइए। आइए मटेरियल देखिए, अगस्त में मटेरियल अगस्त में हमने खरीदा था 10,200 रुपए का, तो इसका पेमेंट मैं अक्टूबर में कर दूंगा 10,200 रुपए। लगातार फोकस कीजिए, यही मिस्टेक करनी है हमें कि भाई 2 महीने बाद करना है। तो 2 महीने बाद अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में पेमेंट दिखाना है मुझे, तो अक्टूबर से मतलब है, बाकी मंथ से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अक्टूबर में मैं कौन सा पेमेंट करूंगा? अक्टूबर का थोड़ी करूंगा। अक्टूबर का पेमेंट तो मैं 2 महीने बाद दिसंबर में करूंगा, अक्टूबर का अक्टूबर थोड़ी करूंगा। अक्टूबर से 2 महीने पहले नवंबर है, नवंबर से 2 महीने पहले सितंबर आता है। सितंबर में कितना पेमेंट है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। उससे एक नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में कितना बेचा है? अब अक्टूबर वाला देख लीजिए, 9,800 रुपए। देख रहे हैं ना, कंटिन्यू देखिए क्वेश्चन में, अक्टूबर है तो उससे 2 महीने पहले, और उसके बाद फिर कंटिन्यू लिख दीजिए। एक के लिए मेहनत करनी है कि भाई 2 महीने पहले, तो अक्टूबर के लिए अगस्त आ गया, तो एक बार अगस्त आ गया तो फिर कंटिन्यू अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, फटाफट पेमेंट हो जानी है। फिर थोड़ी दिमाग लगाना है, पहली पेमेंट के लिए दिमाग लगाना है, उसके बाद सब बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अब जैसे वेजेस पर आपको फोकस करना है।
वेजेस हमें निकालनी है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर पे आ जाऊं मैं, तो अक्टूबर में जो वेजेस हैं वो है 4000 रुपए के। अक्टूबर में वेजेस कितनी है? 4000। तो जो अक्टूबर में 4000 रुपए की वेजेस हैं, इसमें से 1/5 मैं आज पे नहीं करूंगा, बाकी का पे करूंगा। 1/5 कह रहा है ना, तो 1/5 आज पे नहीं करूंगा, तो कितना पे करूंगा? तो पहले तो 1/5 देखो कितना कम पे करूंगा, तो 800 रुपए कम पे करूंगा मैं। ठीक है, मैं कितने पैसे दूंगा अक्टूबर में? 3200 रुपए। लेकिन 3200 रुपए में अक्टूबर वाले अक्टूबर में दूंगा, लेकिन अक्टूबर से एक महीने पहले जो सितंबर में आपने वेजेस कराई होगी, तब भी तो आपने यही कहा कि 1/5 तो दूंगा मैं आपको, अगले महीने 4/5 दूंगा अभी। तो जो सितंबर की सेल्स आपने वेजेस कराई थी, उसका 1/5 आपको आज पे करना पड़ेगा। सितंबर में कितना करा था? देखिए दोबारा समझिए, आप कह रहे हैं 1/5 अगले महीने दूंगा, ठीक है, आप 4000 में से 1/5 800 काट के 3200 दे दीजिए आज, 3200। लेकिन आपने पिछले महीने भी तो यही कहा होगा, तो जो पिछले महीने कहा था अक्टूबर से पहले सितंबर कि 1/5 अगले महीने दूंगा, तो 1/5 वो वाला आपको पे करना पड़ेगा। तो 3200 तो इसी महीने वाले, और जो अक्टूबर से पहले सितंबर की वेजेस थी, सितंबर की वेजेस कितनी थी? 3800 रुपए। इसका 1/5, इसका 1/5, तो 3800 का 1/5 और इस साल का 4/5, ऐसा समझ लीजिए भाई। 1/5 तो हटा दिया ना, तो 4/5 बचा ना, तो इस साल का 4/5 3200 और पिछले महीने का 1/5, ये दोनों जोड़कर मैं वेजेस का पेमेंट करूंगा 3960। ठीक है जी, तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 760, तो 3200 और 760 यानी 3960, ये मैंने पेमेंट किया आपको वेजेस का अक्टूबर में। अब अगर नवंबर का निकालना है, किसका निकालना है? नवंबर का, सेम निकल जाएगा नवंबर में, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप नवंबर का पेमेंट करेंगे तो एक तो 800 रुपए जो आपने अक्टूबर में छोड़ दिए थे 1/5, एक तो ये लूंगा मैं 800 रुपए, नवंबर में कितने लूंगा? 800 रुपए, तो ये वाले लूंगा, और नवंबर का 4/5। नवंबर में कितने की वेजेस है? नवंबर में वेजेस है 4200 रुपए की। 4200 का 1/5, नहीं 1/5 नहीं, 4/5। देखिए ध्यान से लगातार फोकस कीजिए कि जिस भी महीने में हूं उसका तो 4/5 यानी 1/5 काट दीजिए, 1 - 1/5 यानी 4/5, तो उस मंथ का तो ले लीजिए 4/5, और पिछले महीने का नवंबर हो तो अक्टूबर का 1/5 कितना था? 800 रुपए। ये दोनों मुझे लेने हैं अपने नवंबर में। ऐसे ही दिसंबर में जब आऊंगा तो दिसंबर का सेल, दिसंबर की वेजेस का 4/5 और नवंबर का 1/5 मैं टोटल करके लूंगा। तो इस तरीके से आपको बहुत बड़ा वर्किंग नोट भी तैयार करना है, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाए। आने लगे होंगे समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह से मेरे पास है ओवरहेड। ओवरहेड को वो कह रहा है आधा आधा, मतलब मुझे आधे से मतलब है आधा नेक्स्ट मंथ, आधा नेक्स्ट मंथ, यानी आधा अभी और आधा अगले महीने। यही प्रॉब्लम आपको वापस आएगी। यहां 1/5 वाली प्रॉब्लम थी, यहां आधे की प्रॉब्लम है। जैसे ओवरहेड आ जाइए आप, ओवरहेड जो मुझे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं मुझे अगस्त से दिसंबर तक, ठीक है। मुझे कहां पहुंचना है? अक्टूबर में। अक्टूबर में मैं इसका आधा पे करूंगा। अब देखिए फटाफट लगातार देखिए, अक्टूबर में मैं इसका आधा पे करूंगा। अक्टूबर में है मेरे पास 2300, ठीक है, 2300 यानी कि 1150। आप समझ लीजिए अक्टूबर का, अक्टूबर में कितने? 1150। आप नवंबर में जाएंगे, सबका आधा आधा कर देता हूं मैं, छुट्टी करो। अक्टूबर का, फिर नवंबर का लें तो 1200 रुपए है आधा। दिसंबर में जाऊं तो दिसंबर का आधा है 1250, ठीक है। तो आपको कैसे पेमेंट करना है? लेकिन अक्टूबर में पेमेंट करना है, पहले नवंबर का निकाल देता हूं। नवंबर का आधा और अक्टूबर का आधा, ये दोनों मिलाकर पेमेंट करने हैं आपको नवंबर में। दिसंबर का आधा और नवंबर का आधा, ये पेमेंट करना है आपको दिसंबर में। और जब अक्टूबर में करेंगे तो अक्टूबर से पहले हमारे पास हो गया सितंबर, सितंबर का आधा और अक्टूबर का आधा, ये पेमेंट करेंगे आप अक्टूबर में। आधा आधा, आधा मतलब अक्टूबर में जितना भी है उसका आधा और आधा पिछले महीने वाला। अक्टूबर नवंबर में आ जाइए तो नवंबर का आधा और अक्टूबर का आधा। दिसंबर में आ जाइए तो दिसंबर का आधा और दिसंबर से पहले नवंबर का आधा। ये आप लिखते चले जाइए, ये आपके पास आ गया ओवरहेड। लगातार एक एक मिनट में सॉल्व होता चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखो 2450
इन दोनों को जोड़ लीजिए 2350, इसका भी निकाल ही रहा था मैं 1150, और सितंबर का आधा और ले लीजिए, निकल कर जाएगा 2200 रुपए। देख लीजिए क्वेश्चन को। तो आधे में इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, आधा अभी आधा अगले महीने। तो जैसे हम अभी सेल्स में कर रहे हैं ऐसे समझ जाइए आप, इसमें सारा ही काम है, इसमें और टेक्निकल ही है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, केवल एक सेल्स बची है। सेल्स पर थोड़ा फोकस करना है, सेल्स पर हमें मेहनत करनी है, तभी हम सेल्स को समझ पाएंगे। देखिए सेल्स को समझने के लिए, मतलब सेल्स समझ गए तो ये सारे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, एक तरह से ही समझ लीजिए। थोड़ा कहीं कंफ्यूजन भी है तो सेल्स के बेस पर डाल देना। हमने कहा आधा अगले महीने, आधा उससे अगले, हाफ का मतलब यही होता है। अब देखिए सेल्स, हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहले इन तीनों महीने की कैश सेल डाल देता हूं, जो कि सेल का 10% है। सेल उठा लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। अक्टूबर की सेल है 23,000 रुपए, 10% 2300 रुपए। नवंबर की है 25,000, 10% 2500 रुपए। दिसंबर की सेल है 30,000, 10% 3,000 रुपए। देख लीजिए यहां कोई कंफ्यूजन हो, बट 10% तो कैश सेल है, जब भी बेचोगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। 10% सबका कैश सेल है, पैसा मिल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो माल हम बेचते हैं, जो अक्टूबर में बेचा, जो माल मैंने अक्टूबर में बेचा, पहले मैं आपको अक्टूबर से ही समझा दे रहा हूं, फिर मुझे पिछले 2 महीने तक भागूंगा मैं। अक्टूबर में आपने 23,000 रुपए का माल था, अक्टूबर में कितने का माल था, 23,000 रुपए का। इसका 10% 2300 रुपए तो आपको अक्टूबर में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे जो इसके 90% का आधा 45 और 45, ये 2 पार्ट में बांट लीजिए, चाहे आप एक साथ लिख लीजिए, ये आपको देखना है। इस 2300 का 45% आपको अक्टूबर के बाद देना है नवंबर में, और ये देना है आपको दिसंबर में। ये आपको फोकस कीजिए कि आपको इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। यानी अक्टूबर में, कहां गया हमारा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। मैंने पहले अक्टूबर की सेल उठा ली ना आपके लिए, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहुंच जाऊं कि मुझे अक्टूबर में कितना पैसा मिलेगा, तो 2 महीने पहले सब जाना पड़ेगा। 2 महीने बाद की बात चल रही है ना। दिसंबर में जो पैसा मिल रहा है मुझे, एक तो दिसंबर की सेल का 10% मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा मुझे 45% अक्टूबर का, है ना, और 45% मिलेगा मुझे नवंबर का। अब किसी भी चीज को दोबारा से फोकस करके समझाने की कोशिश करता हूं, एक चार्ट बनाता हूं, एंड देन आपको समझ में बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं, आप समझिए इसको कि क्वेश्चन में वो क्या क्या कह रहा है मुझसे। देखिए अक्टूबर है तो अक्टूबर, देखिए तीन बार में पैसा मिल रहा है, 1 2 3 बार पैसा मिल रहा है, तो मुझे 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। एक तो अभी तुरंत मिल रहा है ना मुझे, और बाकी पैसा 2 बार मिल रहा है, आधा अगले महीने, आधा उससे अगले महीने, तो 2 महीने पहले चला जाना चाहिए मुझे। यानी कि 2 महीने पहले, अक्टूबर से पहले अगस्त सितंबर, यानी बिल्कुल शुरू से आ जाइए। अगस्त में आपने 20,000 रुपए का गुड्स बेचा। देखिए मैं यहीं से ले लेता हूं आपको, अगस्त बेचा आपने 20,000 रुपए का गुड्स। अगस्त के बाद सितंबर आपने बेचा 21,000 रुपए का गुड्स। सितंबर के बाद अक्टूबर आपने बेचा 23,000 रुपए का गुड्स। अक्टूबर के बाद नवंबर आपने बेचा 25,000 रुपए का गुड्स। नवंबर के बाद दिसंबर में आपने बेचा 30,000 रुपए का गुड्स, ठीक है। अब आप इसको समझते चले जाइए। इस 20,000 रुपए का 10% तो आपको मिलेगा अगस्त में। इस 20,000 रुपए का 45% मिलेगा आपको अगस्त के बाद सितंबर में। ध्यान से देखिए बेटा, मैं 45% क्यों कह रहा हूं, 50% कहा है उन्होंने, मैं पूरे 20,000 का 45 निकाल रहा हूं भाई। 20,000 10% यहां बचा, 100 में से 10 गए 90, आधा 45। या फिर एक काम कर लो, पहले 10% घटा लो, फिर जो बचा, जैसे 20,000 है उसका 10% 2,000, फिर जो बचा उसका आधा, जैसे कितना बचा 9,000 और 9,000, तीनों 4 स्टेप में देख लीजिए। 10% अगस्त में मिला 2,000, अगस्त के बाद सितंबर में मिले 2,000, अक्टूबर में 45%, यानी मुझे मिले 9,000। इस तरह से पैसे का डिवाइडेशन होगा। सितंबर है, फिर इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, 10% यानी कि 2,100 रुपए सितंबर के, सितंबर में ही मिलेंगे। तो जो 10% वाला हिस्सा है वो तो मैंने पहले ही डाल दिया है, इसलिए 10% वाले को तो काउंट नहीं करना आपको। फिर आपको काउंट करना है कि सितंबर में पैसा आपको यहां मिलेगा, लेकिन मुझे लेना है अक्टूबर से, तो कंटिन्यू अक्टूबर में पैसा यहां और यहां 2 महीनों से मिलेगा। देखिए
फिर दोबारा देखिए, सितंबर में 21,000 रुपए का गुड्स आपने बेचा, 10% सितंबर में मिल जाएगा, 45% आपको मिलेगा अक्टूबर में, 45% मिलेगा आपको नवंबर में। थोड़ा फोकस कीजिए दोबारा से क्वेश्चन पर, दोबारा देखिए कि 21,000 रुपए का अगर पूरे का देखना है तो 10% सितंबर में ही मिल जाएगा, इसका 45% अक्टूबर में मिल जाएगा यानी आधा, और बचा हुआ आधा आपको मिल जाएगा नवंबर में। ऐसे ही अगर आप अक्टूबर में देखेंगे तो फिर 3 टुकड़े कर दीजिए, 10% तो मिल जाएगा आपको नवंबर में, 45% आपको मिल जाएगा अक्टूबर का, ये अक्टूबर चल रहा है ना तो अक्टूबर में तो अक्टूबर ही मिलेगा ना, अक्टूबर में 45% नवंबर में और 45% दिसंबर में। देख लीजिए जो जिस महीने में है, जो जिस महीने में है, अक्टूबर में है आप तो अक्टूबर में 10%, जो बचा उसका आधा या टोटल का 45% अगले महीने नवंबर में और 45% दिसंबर में। क्या ऐसे कर लो, 23,000 का 10% निकाल लो, जो बचा उसका आधा नवंबर में आधा दिसंबर में। ऐसे ही नवंबर में आ जाइए, इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, इसके 3 टुकड़े कर लीजिए, 10% नवंबर में ही मिल जाएगा आपको, 45% दिसंबर में मिलेगा और 45% जनवरी में मिलेगा। दिसंबर का बेचा हुआ माल आपको 3 जगह मिलेगा, 10% दिसंबर में, 45% जैन में और 45% फेब में। ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा फोकस करते चले जाइए जब ये कैलकुलेशन आपकी आएगी। मैं बस आपको एक न्यूमेरिकल और एक दो न्यूमेरिकल और कराऊंगा जिससे कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। थोड़ा टेक्निकली आपको समझना है। अब जिस मंथ की आप निकाल रहे हो, अक्टूबर की निकाल रहे हो, तो अक्टूबर की सेल्स कहां कहां है? अक्टूबर मेरे पास एक तो ये रहा, ये चाहिए मुझे अक्टूबर में, और 10% तो मैं डायरेक्ट ले लिए 2300 रुपए। और अक्टूबर कहां पड़ रहा है इसमें मेरे पास? 1 अक्टूबर पड़ रहा है यहां पर। तो 9,000 रुपए तो ये वाले और 21,000 का 45% ये वाले, ये दोनों जोड़कर मेरे पास आ जाएंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो कि अक्टूबर में हो रहा है 18,450। यानी कि ये अमाउंट बैठ कर आ रही है 9,450, 9,450। देख रहे हैं आप कैलकुलेशन में? जो आपने अगस्त में बेचा उसको ऐसे टुकड़े कर लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए शुरू में। अगर आप 2-4 क्वेश्चनों में ऐसी मेहनत कर लेंगे तो आपको लॉजिक की तरफ बढ़ने लगेंगे, आपकी समझ में आने लगेगा कि अगर वो 2 महीने बाद का पेमेंट है तो 2 महीने पहले आ जाइए। अक्टूबर के बाद 2 महीने तक कलेक्शन होना है, अक्टूबर में तो होना ही होना है, उसके बाद तो अक्टूबर से 2 महीने पहले आ जाइए। तो वहां से काउंट कर लीजिए कि भाई 10% अगस्त का अगस्त में मिलेगा, 10 बाकी का जो बचा उसका आधा यहां आधा यहां। सितंबर के टुकड़े कर लीजिए। और अब हमारे जो 10% वाला हिस्सा है उसे तो हमने डायरेक्ट लिख ही दिया है। अब जो 45% में जिस मंथ का नाम आ रहा है उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। थोड़ी मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो है वो इतना इजी नहीं है। जो कैश बजट का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे टेक्निकल हमारे पास यही पॉइंट होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर को हमने फोकस कर लिया फिर कोई नई बात नहीं है। जैसे कह रहा वेजेस में 1/5, कभी कभी वेजेस में 1/8 भी कह देता है। 1/5 निकाला तो मैंने 1/5 को नेक्स्ट मंथ बाकी इसी महीने, 1/8 कहता तो 1/8 नेक्स्ट मंथ बाकी इसी महीने। तो जो इस महीने है वो तो इस महीने का ही है, और पिछले महीने का 1/8 ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस महीने का 25% मैं आपको अगले महीने दूंगा, हर महीने जितना माल बेच जितना खर्चा होगा अगले महीने दूंगा, तो अगले महीने भी आप उस महीने का तो देंगे लेकिन पिछले महीने का भी तो 25% देना पड़ेगा। भाई आप जो आज उधार कर रहे हो कल देना ही है आपको। तो आप हर बार यही तो कह रहे हैं कि 25% मैं दूंगा आपको अगले महीने। तो जब 25% अगले महीने देंगे तो 75% अभी देंगे और 25% पिछले महीने का भी आपको देना है। देना पूरा ही है, बस शुरू में हेल्प मिल जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन इससे हमारे पास काफी सारे फंड्स क्रिएट हो जाते हैं और टॉपिक हमारी समझ में आ जाता है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें पूरे क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का, सो दैट कि आप इसको आसानी से नोटबुक पर समझ सकें। सबसे जरूरी होता है कि नोटबुक पर आप इसे समझ लें। नोटबुक पर आप छोटी छोटी बातों को लिखेंगे और फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी और इस तरीके से क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाएगा।
और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैं अभी कैश जो बजट है उसके 2-3 वीडियोस बनाऊंगा सो दैट कि कैश बजट आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। आप पहले वीडियो देखेंगे थोड़ा डर जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको एक कैश बजट का कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने कैश बजट के साथ।